लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हुनर की पहचान। गीता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बेवजह खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा उदास चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम यह शिकायत कर रही हो। अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल करके छोड़ोगी। चंद्र प्रकाश जी जोर जोर से बोलते जा रहे थे और उनकी पत्नी गीता भीगी आंखें लिए सब कुछ सुनती जा रही थी। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? बड़ा घर, गहने, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज्यादा इससे ज्यादा जिंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची कर ही क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फजूल की बातों में समय गंवाऊं। चंद्र प्रकाश जी गुस्से से बोले तो गीता जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और बोली, हाँ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कभी समय होता ही कहाँ है। दिन भर ऑफिस में बिता देते हो और रात को घर लौटते हो तो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। हर रोज ऐसा ही तो होता है। आप बाहर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। जिंदगी थम सी जाती है, दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। तो चंद्र प्रकाश जी बोले, अरे गीता, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? बोरियत महसूस होती है तो तुम भी टीवी देख सकती हो, मोबाइल चला सकती हो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर चंद्र प्रकाश जी करवट बदलकर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर चंद्र प्रकाश नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद पति के जाने के बाद गीता जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें पति की बात याद आ गई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा। गीता जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला दिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, लेकिन गीता जी उसमें इतनी मस्त हो गईं कि गाना बंद होने के बाद भी वो गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वो थोड़ा सहम कर चुप हो गईं। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। सहसा उनके कानों में आवाज पड़ी तो वो इधर उधर देखने लगीं। कोई नजर नहीं आया तो वापस अंदर जाने लगीं। फिर आवाज आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। गीता जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने पूछा तो गीता जी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन वह महिला जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाई साहब क्या काम करते हैं? वगैरह वगैरह। और फिर बोली, मेरा नाम कविता है। आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। कब से सोच रही थी कि आप बाहर निकलें तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं हैं। सारा दिन चार दीवारी में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हैं आप? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए। उस महिला ने कहा तो गीता जी मन ही मन सोचने लगी, सो तो है। तभी वो महिला बोली, किसी दिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर आ जाइए।
एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। आपको भी अच्छा लगेगा। जी जरूर। ऐसा कहते हुए गीता जी ने उसकी बात को टालना चाहा, तो वो महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा, यह बताइए आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, गीता जी ने कहा तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही गीता जी कुछ असहज सी हो गईं। सोचने लगी, किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें ऐसी फालतू की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता, घर पर ही रहा करो। अब पतिदेव की मर्जी के बिना मैं किसी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? तभी पड़ोसन बोली, अरे ज्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। उस समय पड़ोसन को मना करना गीता जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल था, लेकिन यह सोचकर कि कहीं पतिदेव नाराज न हो जाए, गीता जी ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो गीता जी दरवाजा खोलने गईं। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप? एक फीकी सी मुस्कान के साथ गीता बोली, अरे भाभी जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किटी पार्टी पर क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ तो पानी भी बदबू पैदा करने लग जाता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत जरूरी है। पड़ोस वाली मिसेज वर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली, आप बाहर नहीं निकलती। क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर गीता जी की आंखें सहसा भर आईं। ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, बात तो ठीक है, वो भी तो ठहर ही चुकी हैं, तो क्या फर्क हुआ उसमें और ठहरे हुए पानी में? अरे यह क्या, आप रो रही हैं क्या? पड़ोसन ने पूछा तो गीता जी ने सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रो कर भी गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा, अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहोगी क्या? कविता ने कहा और बड़े हक से गीता जी के साथ अंदर आ गई। आपके लिए शायद यह घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले इस घर में जो रहती थी वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताओ, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियां क्यों नहीं खोलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए कविता बोली तो गीता जी उदासी भरे स्वर में बोली, वो क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियां खोलना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई कविता और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है, जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई? तो गीता जी ने कहा, दरअसल मेरा किटी पार्टी डालना या पार्टियों में जाना उसे पसंद नहीं है। कहते कहते गीता रुआंसी सी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर कविता ने कहा और फिर बोली, अच्छा एक बात तो बताना, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, तो आप सास भी बन चुकी हो, फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जली कटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लो।
और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर गीता बोली, मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ। बेटा बहू तो बेंगलुरु में रहते हैं, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। गीता ने कहा तो कविता बोली, यह भी अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद की नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई थी, तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? कविता ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपके रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गूंदा ही होगा ना, मैं चपाती बनाती हूँ। खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। कविता का इतना अपनापन देखकर गीता जी हैरान रह गईं। उधर कविता ने चपाती बनाई तो गीता ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए कविता बोली, लेकिन भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए। कहते हुए कविता ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी, एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भी भा गई आपकी मीठी आवाज़। कहाँ से सीखा आपने गाना? कविता ने पूछा तो गीता बोली, वो मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा और उनसे संगीत सीखा। कविता ने देखा कि संगीत की बात करते हुए गीता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो संगीत की क्लासेस क्यों नहीं देती? इस तरह आपका समय भी कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो गीता बोली, शौक तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज किया करती थी, लेकिन जब शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से मैंने गाना छोड़ दिया। कभी दिल करता है तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। वो समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र की इस पड़ाव पर जिंदगी में खालीपन सा लगता है। न जाने क्यों अब जीने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूं। बोलते बोलते गीता की आवाज रुआंसी हो गई। यह बात सुनकर कविता का दिल जोर से धड़का। क्या कहा? कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में कविता बोली तो काफी देर से गीता के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक बांध तोड़कर बाहर निकले। कविता के गले लगकर गीता रोने लगी। थोड़ी देर गीता को सहलाते हुए कविता ने उसे सहारा दिया। फिर बोली, क्या ऐसा करके अपने परिवार को सजा देना चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है, आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन सा लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता है क्या? बिल्कुल नहीं, पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से एतराज था तो अपने जीवन को दिशा विहीन आपने बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं है तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है
तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर भी नहीं आई। क्या आपके लिए आपका जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती हैं बाकी सब लोगों का कि घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाएं? कविता के इतना कहने पर गीता सुबकते हुए बोली, शुरू से ऐसा ही तो होता है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वो इच्छा भी मन में ही रह गई। वो तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया। अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने। अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वो तो यह नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कहते कहते कविता अचानक रुक गई। तभी गीता बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक ओर तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो, तो दूसरी ओर मर कर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि आपका बेटा किस किस सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे, जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा कविता की नजर गीता के बेडरूम की ओर गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखा तो कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। कविता को समझते देर न लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो ना जाने यहाँ क्या क्या हो गया होता। थोड़ी देर के लिए एक भयानक सा सन्नाटा पसर गया पूरे घर में। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई कविता की कांपती हुई आवाज आई, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे, वो तो रात को लेट ही आते हैं। कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे, मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त हैं और पति के लिए तो मेरी इच्छा न कल कोई मायने रखती थी और न ही आज रखती है। यह घर मेरे पति के हिसाब से चलता है। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वो घर अभाभियों का हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाजत लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने से पहले मैंने यह खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया कविता का। वो सोचने लगी कि अगर गीता की जगह वो स्वयं होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज इन खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब यह कि आज आप ये खिड़कियां बंद मत करना और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना नहीं कहा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती। अरे, आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण आपकी अपने पति के साथ कहा सुनी हो जाए। परंतु अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। कभी कभी शांति पाने के लिए
अशांति भी सहन करनी पड़ती है। कविता बोली तो गीता बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। कविता की बातें उसे सही लग रही थी। फिर कविता बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है, आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? आप मालकिन है अपने घर की, जैसा चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। फिर गीता बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या? आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? कविता की बात सुनकर गीता के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर कविता बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। कविता का आग्रह सुनकर गीता कुछ असहज हो गई। तो कविता बोली, अरे आप चिंता क्यों करती हैं? फोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वो लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। गीता जी के मना करने के बावजूद भी कविता उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। कविता के घर पहुंचकर गीता ने देखा कि उसने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गईं। फिर कविता बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए? कभी कभी परिवर्तन भी जरूरी होता है। ऐसा कहते हुए कविता ने फोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक गीता भी कुछ सहज हो चुकी थी। गीता अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें कविता के साथ साझा करने लगी। लेकिन रह रहकर कविता के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो उस समय उसके घर ना गई होती तो अब तक गीता अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उसके परिवार वालों को वो केवल एक शव के रूप में ही मिलती। रात के 11 बजे गीता के पति जब घर आए तो उन्होंने कविता के घर की बेल बजा दी। लेकिन कविता अजीब सी कश्मकश में थी कि क्या उसे गीता की उस हरकत के बारे में उसके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाएं उसके पति को कि गीता की जान को खतरा है। चाहते हुए भी वो इस मामले से आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन भी कविता के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार गीता को फोन करके उसका हाल चाल पूछ लूं, परंतु 2-3 बार फोन करने के बाद भी गीता ने फोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी की आशंका से कविता की सांसें तेज होने लगी। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर गीता की घर की बेल बजाई। लेकिन कोई बाहर नहीं आया तो कविता ने 2-3 बार फिर से बेल बजाई। चंद्र प्रकाश जी बाहर आए और दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, आप इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। भाभी जी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? एक ही सांस में कविता ने सब बोल दिया और यहाँ वहाँ देखने लगी। तो चंद्र प्रकाश जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ गीता को? वो तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद की गोली देकर उसे सुलाया है। सुनकर कविता की सांस में सांस आई और फिर बोली, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश जी उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगे तो उसने पिछली शाम की सारी बात चंद्र प्रकाश जी को बता दी। यह बात सुनते ही वे हक्के बक्के रह गए। फिर कविता ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा? आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था। नहीं तो पंखे से लटका दुपट्टा तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले गीता कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने गीता से इस बारे में पूछा भी था तो उसने कहा कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी।
लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया है इसे। मैं तो परेशान आ गया हूँ। चंद्र प्रकाश जी धम्म से सोफे पर बैठ गए तो कविता बोली, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आप अपनी पत्नी को उसकी मर्जी से जीने दीजिए। जैसा उसका दिल करता है वैसे उसे रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी से बात करने से मना नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधा का हर सामान तो है उसके पास। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए कविता बोली, यह खिड़कियाँ कल मैंने ही खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश जी कुछ सकपका गए और फिर बोले, हाँ, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने। अरे समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है। जिंदा इंसान है वो, जिसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने के बजाय उसे वह सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपनी पत्नी का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो एक बार उसे उसके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते यह बात करने मैं यहाँ चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर कविता अपने घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचकर भी उसका ध्यान पर इसी बात पर लगा हुआ था कि गीता का क्या होगा। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति अमित का फोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो अमित ने कहा, अच्छा किया जो तुमने उसके पति को सारी बात बता दी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे जैसा करना है वैसा करने दो, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन अमित, एक इंसान होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसे करो। तुमसे कभी जीत पाया हूँ मैं। अब फोन रखता हूँ, बहुत काम है। ऐसा कहकर अमित ने फोन रख दिया। इधर जैसे ही कविता ने फोन रखा तभी उसके फोन पर बेल बजी। चंद्र प्रकाश जी का फोन था। फोन उठाते ही वो बोले, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी हैं। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, कविता ने विनम्रता से कहा। तो चंद्र प्रकाश जी बोले, क्या आप आज के दिन गीता के साथ रह सकती हैं? वो जिस हालत में है उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए। कहते कहते चंद्र प्रकाश जी का स्वर रूंध गया। तभी कविता जी बोली, अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जाते हुए उन्हें यहाँ छोड़ते जाइएगा। थोड़ी देर बाद गीता कविता के घर आ गई तो कविता बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं आपने? तो गीता बोली, अरे कविता, तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। गीता के चेहरे पर मुस्कान देखकर कविता को बहुत खुशी मिली और फिर बोली, अच्छा तो आज पति देव के साथ नाश्ता करके आई हैं आप? तभी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हुए कविता चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगे। तो गीता बोली, कविता, तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितनी करीने से सजाया है तुमने अपने घर की हर एक चीज को। मेरे घर में सामान बहुत ज्यादा है ना, इसलिए भरा भरा सा लगता है। तो भाभी जी देर किस बात की है, आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना बेकार का सामान है वो निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की जगह भी बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीदना। कल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन कविता,
कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना होगा। अरे भाभी जी, वो तो अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगी? कविता ने पूछा तो गीता बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन लेकिन क्या भाभी जी? आप यहीं रहिए, मेरे पति भी बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वो जरूर मान जाएंगे। इस बात पर गीता सहमत हो गई। अगले दिन चंद्र प्रकाश जी गीता को कविता के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। कविता के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत की गई रसोई से जितने भी पुराने और टूटे फूटे बर्तन थे, सब निकाल दिए गए। घर के पीछे की बालकनी में रखा पुराना सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था, सब उठाकर बाहर निकाला। कविता कबाड़ वाले को बुलाने लगी। तभी गीता कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया है, तो घर में तांडव खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचेगा कि शांति का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी आपको अपने पति की परमिशन चाहिए। एक बात अपने मन में बिठा लो कि यह घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अपनी इच्छाओं को भी महत्व देना सीखो। कैसे जीऊं अपनी इच्छा से? कविता, पहले मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ, और कल को शायद बहू के मन मुताबिक जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी क्या बात करती हैं भाभी जी? अगला जन्म किसने देखा है? अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहें तो इल्जाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था यह सब करने को। यह बात सुनकर गीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं वो मुझे, और यह भी कहा है कि जो जी चाहे वो खरीद लेना। तो कविता ने कहा, बस फिर देर किस बात की? चंद्र प्रकाश जी की अनुपस्थिति में गीता और कविता ने सारा पुराना सामान बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए कालीन, पर्दे, सुंदर चादरें, नया गैस चूल्हा और कुछ सजावट का सामान भी खरीद लिया। गीता ने बड़े उत्साह से घर की साजो सजावट की और 2-3 दिनों के भीतर ही वो घर उसके सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो गीता हमेशा उदास और मायूस रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। इस सब के बाद भी उसके पास काफी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और अपने परिवार वालों के लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उसके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज तो नहीं होंगे। आज शाम को चंद्र प्रकाश जी घर वापस आने वाले थे और गीता की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इस सब पर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने पति के लिए उसने उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी और दाल बनाकर रखी थी। उधर कविता भी थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आजादी चंद्र प्रकाश जी सहन भी कर पाते हैं या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए गीता ने दरवाजा खोला। गीता को देखते ही चंद्र प्रकाश जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली गीता आज एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। सोचने लगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगती थी उनकी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी। इतने भर में ही उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई। खैर, जब जागो तभी सवेरा। चंद्र प्रकाश जी ने हाथ जोड़ते हुए कविता का आभार व्यक्त किया। थोड़ी देर में गीता के बेटा बहू भी आ गए।
उन्हें देखकर गीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और 1 सप्ताह हम लोग यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे यह क्या है? गीता ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, यह पापा ने आपके लिए मंगवाया है। हैरान हो गई गीता और बोली, अरे आखिर है क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो। चंद्र प्रकाश जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बॉक्स खोल कर देखा तो गीता की आंखें खुशी से झिलमिला उठीं। चंद्र प्रकाश जी बोले, गीता, यह हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। अपने पति द्वारा लाया गया इतना प्यारा उपहार देखकर गीता खुशी से उनके गले लग गई। आज गीता को अपना हंसता खेलता परिवार मिल गया था और कविता मंत्रमुग्ध होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते देख रही थी। दरअसल चंद्र प्रकाश जी अपने ऑफिस के काम से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और यह सब उन्होंने कविता के कहने पर किया था। भरी आंखों से कविता की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। आज वे समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।